Hi everyone, welcome back to our channel JIV and CIV Made Simple. Today we are diving into the basic of insurance, the unit number 42 of our INIFS, which is based on insurance product. So we will see the basic of insurance, what it is and the fundamental principle that govern it. Whether you are new to the concept or just brushing up, this video will give you a clear understanding of how insurance works. चाहे आप नए हो या दोस्तों आपने पढ़ रखा है इंश्योरेंस को, इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि कैसे इंश्योरेंस काम करता है। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले व्हाट इज इंश्योरेंस? इंश्योरेंस होता क्या है? व्हाट इज इंश्योरेंस? सिंपली इट इज अ लीगल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज एंड हु आर दोज टू पार्टीज? सो इट इज अ लीगल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज एंड हु आर दोज टू पार्टीज? द फर्स्ट पार्टी इज कॉल्ड इंश्योरर and the second party is called insured. So now, who is insurer? Usually insurer is an insurance company. So insurance company promises to compensate the insured for losses. So this insurer, he will compensate, it will compensate to the insured for losses, right? So and you know, this insurance is usually an insurance company who usually promises to compensate the insured for losses, whether it is a life insurance payout or damage to property. And in return, what does this insured do? सी दिस इंश्योरर क्या करता है कि जो भी लॉस होगा उसके लिए ये कॉम्पेंसेट करेगा इंश्योर्ड को, और इन रिटर्न इंश्योर्ड क्या करेगा? इंश्योर्ड जो है प्रीमियम पे करेगा, इट विल पे अ प्रीमियम, राइट? सो ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों दो तरह के इंश्योरेंस होते हैं। ये बेसिक समझ में आ गया कि इंश्योरर कौन होता है, इंश्योर्ड कौन होता है। इंश्योरर यानी कि जो इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है, यानी जो कॉम्पेंसेशन देगा, और इंश्योर्ड यानी कि जिसने इंश्योरेंस ले रखा है। इंश्योर्ड का काम ये क्या करेगा कि वो प्रीमियम पे करेगा, और इंश्योरर क्या करेगा कि वो इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा। Now, if we talk about the types of insurance, so broadly, there are broad two type of insurance. One is life insurance, other is non-life insurance, right? Life insurance जो है पॉलिसी होल्डर के लाइफ को कवर करता है, right? जबकि नॉन लाइफ इंश्योरेंस सब बाकी सभी चीज़ों को कवर करता है, जैसे आपके कार का, घर का, right? या होम या बिजनेस का, एवरीथिंग। So now let's talk about the principle that form the backbone of any insurance contract. देखिए, एक प्रिंसिपल है जो कि हमारे किसी भी तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका बैकबोन की तरह फॉर्म करता है। आइए जरा उसके बारे में बात करते हैं। और ये प्रिंसिपल इंश्योर करता है कि इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में फेयरनेस रहे और ट्रस्ट रहे। तो लेट्स डिस्कस दैट पार्टिकुलर प्रिंसिपल। बिफोर दैट लेट मी डील विद सम कीवर्ड्स लाइक प्रीमियम। प्रीमियम क्या होता है? मैंने आपको बता ही दिया कि इंश्योर्ड जो है एक प्रीमियम पे करता है इन एक्सचेंज फॉर इंश्योरर प्रॉमिस टू कवर द पोटेंशियल लॉस। इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है? तो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस होता है उसको ही पॉलिसी मानते हैं। व्हाट इज अ लॉस रिइंबर्समेंट? तो लॉसेस को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन रिइंबर्स कर सकते हैं इंश्योरेंस के माध्यम से जब भी वो होगा। और अब बात करते हैं दोस्तों बेसिक प्रिंसिपल की। तो जो पहला प्रिंसिपल होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। This principle is called principle of utmost good faith. This means that both parties must be completely honest. यानी दोनों पार्टी ईमानदार होंगे। इंश्योर्ड को डिस्क्लोज करना है सारा रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, यानी इंश्योर्ड को सारा रिलेवेंट, सारा मटेरियल फैक्ट, सारा इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करना है, चाहे वो ना भी पूछा जाए तब भी। यदि कोई चीज़ इंपॉर्टेंट लेफ्ट आउट हो जाता है, छूट जाता है अनइंटेंशनली, तो इंश्योरर जो है कॉन्ट्रैक्ट को वाइड कर सकता है। मतलब कि आप डिस्क्लोज यदि नहीं करेंगे, चाहे वो अनइंटेंशनली क्यों ना हो, तो इस कारण से जो कॉन्ट्रैक्ट को वाइड माना जाएगा बाय द इंश्योरर। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, राइट? दूसरा हमारा प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इसका क्या मतलब हुआ? व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट द इंश्योर्ड मस्ट हैव अ फाइनेंशियल स्टेक इन व्हाट इज बीइंग इंश्योर्ड। दैट मीन्स कि जो हमारे इंश्योर्ड है, जिसने इंश्योरेंस ले रखा है, उसके पास एक फाइनेंशियल स्टेक हो कि वो जो चीज़ इंश्योर कर रहा है। मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे आप अपने नेबर के घर को इंश्योरेंस नहीं ले सकते क्योंकि आपका इसमें फाइनेंशियल इंटरेस्ट है ही नहीं, राइट? सो द इंश्योर्ड मस्ट हैव फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस। द थर्ड इज प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या कहता है वो समझिए। ये गोल यहाँ पे ये है कि द गोल हेयर इज टू ब्रिंग यू बैक टू योर ओरिजिनल फाइनेंशियल पोजीशन बिफोर द लॉस। ध्यान दीजिएगा कि लॉस हो गया, मान लीजिए, ठीक है, लॉस होने से पहले जो आपका पोजीशन था, फाइनेंशियल पोजीशन था, उसको वापस आपको वहाँ पे हम ले जाएं, राइट? तो इंश्योरेंस का मतलब ये नहीं होता है कि हम प्रॉफिट कर रहे हैं, बेसिकली आप अपने लॉस को कवर कर रहे हैं इंश्योरेंस से, राइट? दैट्स कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी।
तो इंडेमनिटी क्या करता है कि इंश्योरेंस का एम ही होता है कि इंश्योर्ड को उसी स्टेटस में लेके चले जाएं जैसा वो लॉस। देखिए ये मान लीजिए आपका पहला स्टेटस है, अब आपको लॉस हो गया तो इंश्योरेंस क्या करता है कि आपको वापस उसी स्टेटस में लाता है, राइट। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। नेक्स्ट प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन क्या होता है कि जैसे ही इंश्योरर ने आपके लॉस का पेमेंट कर दिया तो उसके पास वो राइट हो जाती है कि वो अमाउंट को रिकवर कर सकता है किसी भी थर्ड पार्टीज के लिए से जो कि उस डैमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। मतलब आपको कॉम्पेंसेशन मिल गया, आपका मान लीजिए कोई लॉस हो गया, आपको कॉम्पेंसेशन मिल गया तो इंश्योरर की राइट हो जाती है कि वो लॉस रिकवर कर सकता है थर्ड पार्टी से। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। ये प्रिंसिपल क्या कहता है? इट से दैट यदि आपके पास मल्टीपल इंश्योरेंस पॉलिसी है सेम रिस्क के लिए तो प्रत्येक इंश्योरर पे आउट के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे, इसीलिए आपको एक्चुअल लॉस से ज़्यादा नहीं मिलेगा। यदि मल्टीपल, वही कहा जा रहा है मल्टीपल पॉलिसी कवर द सेम रिस्क, ईच इंश्योरर कंट्रीब्यूट टू द कॉम्पेंसेशन, राइट। सो यू डोंट गेट मोर देन योर एक्चुअल लॉस। ऐसा होता है ना कि मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है उस पर हमने 3-4 इंश्योरेंस ले रखा है तो जो आपको इंश्योरेंस मिलेगा, आपको जो लॉस हो रहा है उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। एक लास्ट प्रिंसिपल है प्रॉक्सिमेट काउज। तो ये प्रिंसिपल इंश्योर करता है कि इंश्योरर जो है लॉस को डायरेक्टली कवर करे जो कि इंश्योर्ड इवेंट के कारण हुआ है, नॉट समथिंग इनडायरेक्टली रिलेटेड। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, दिस प्रिंसिपल इंश्योर दैट द इंश्योरर कवर लॉसेज डायरेक्टली कॉज्ड बाय द इंश्योर्ड इवेंट, नॉट समथिंग। अब देखिए दो तरह चीज़ होता है, एक होता है डायरेक्टली, एक होता है इनडायरेक्ट। अब कुछ इनडायरेक्ट कारण होता है, कुछ डायरेक्ट कारण होते हैं। तो जो डायरेक्ट कारण, डायरेक्टली जिस चीज़ के कारण जो है लॉसेज हो रहे हैं उसको ये इंश्योरर कवर करेगा, दैट्स द पॉइंट। तो दोस्तों आपको बेसिकली समझ में आ गया इंश्योरेंस क्या होता है, इसका की प्रिंसिपल क्या क्या है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, इसके माध्यम से आप डिसीजन अच्छे से ले पाएंगे जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी को चूज करेंगे। तो चलिए यहाँ तक क्लियर है। अभी तक हमने प्रिंसिपल ऑफ अटमॉस्ट गुड फेथ, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। अब देखिए एक बार आप नाम सुनेंगे ना आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इंश्योरेबल इंटरेस्ट कर रहा है मतलब आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए। इंडेमनिटी कर रहा है कि मतलब आपको वापस उसी पोजीशन में लेके आ जाएगा। सबरोगेशन कर रहा है कि इंश्योरेंस होने के बाद, मतलब लॉस होने के बाद इंश्योरर का एक राइट होता है कि वो किसी से भी रिकवर कर सकता है, किसी भी थर्ड पार्टी से लॉस को रिकवर कर सकता है। कंट्रीब्यूशन कहता है कि यदि मल्टीपल इंश्योरेंस आपने ले रखा है एक ही प्रॉपर्टी पे तो उस केस में दोस्तों आपको टोटल जो इंश्योरेंस मिलेगा वो जितना लॉस हुआ उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। अप्रॉक्सीमेट क्लॉज क्या कहता है कि इंश्योरर लायबल होगा लॉस डायरेक्टली के लिए, ये चीज़ कहता है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि समरी ऑफ इंश्योरेंस एप्लीकेशन एंड की प्रिंसिपल। सो लेट्स डिस्कस द समरी ऑफ इंश्योरेंस एप्लीकेशन एंड की प्रिंसिपल इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो पहले हम लोग बात करते हैं, हम लोग देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है इंश्योरेंस में जो कि सभी लोगों को पता होना चाहिए, राइट। चाहे आप लाइफ इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस को अप्लाई कर रहे हैं या समझना चाहते हैं बेसिक्स को, ठीक है, तो इसके समझना बहुत जरूरी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग इंश्योरेंस एप्लीकेशन प्रोसेस से। लेट्स स्टार्ट विद द इंश्योरेंस एप्लीकेशन प्रोसेस। ओके, सो एप्लीकेशन प्रोसेस इज लाइक दिस। जब भी आप अप्लाई करते हैं इंश्योरेंस के लिए तो बेसिकली आप कर क्या रहे होते हैं, आप प्रपोजल एक बनाते हैं इंश्योरर को। सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर एप्लीकेंट इज प्रपोजल, आपका प्रपोजल होता है, ठीक है, एप्लीकेंट प्रपोजल टू द इंश्योरेंस फॉर प्रोटेक्शन। सो व्हेनेवर यू अप्लाई फॉर इंश्योरेंस यू आर मेकिंग अ प्रपोजल टू द इंश्योरर, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, यू आर मेकिंग प्रपोजल। किसको प्रपोजल कर रहे हैं, इंश्योरर को प्रपोजल कर रहे हैं, राइट। तो ये स्टार्ट होता है आपके पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट का। तो ये क्रूशियल है कि आप एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए, सभी चीज़, आपके पर्सनल हिस्ट्री से लेकर आपके प्रॉपर्टी के बारे में, आपके हेल्थ के बारे में, सारा डिटेल। यदि आप कुछ भी चीज़ छुपाएंगे तो आपकी पॉलिसी को वॉइड कर सकता है, चाहे वो नॉन डिस्क्लोजर और इंटेंशनली क्यों ना हो। तो वही कहा जा रहा है कि आप मटेरियल फैक्ट को कंसील करेंगे तो वो इंटेंशनल माना जाएगा और ये पॉलिसी को वॉइड कर सकता है, राइट। चलिए, तो सबसे पहले बात तो मैंने आपको पहले बताया, इसको प्रिंसिपल ऑफ, अब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, लास्ट स्लाइड में देखा था, इसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ अटमॉस्ट गुड फेथ भी बोलते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है कि आपको सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। दूसरी बात आती है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्यूरेट डिस्क्लोजर, यानी एक्यूरेट डिस्क्लोजर होना कितना इंपॉर्टेंस है। लेट मी एक्सप्लेन इट यूजिंग एन एग्जांपल। जैसे लाइफ इंश्योरेंस होता है तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि आपका एज क्या है, आपका इनकम क्या है, आपके हेल्थ क्या है, आपके रेजिडेंस क्या है, आपके फैमिली डिटेल क्या है, आपके ऑक्यूपेशन क्या है, राइट। यदि आपका प्रॉपर्टी इंश्योरेंस है तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी के बारे में
डिटेल डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि किस साल ये बना था, राइट, ईयर कौन है, यूजेस का है, मॉडल कौन सा है, ठीक है। तो ये इंश्योरेंस कंपनी हेवली रिलाई करती है आप जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर, स्पेशली वैसे केस में जहाँ पे वो प्रॉपर्टी को इंस्पेक्ट नहीं कर सकती है, खासकर जैसे कि मैरिन इंश्योरेंस हो गया, वहाँ पे वो प्रॉपर्टी को इंस्पेक्ट नहीं कर सकती। तो वैसे केस में आप जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, आप जो डिस्क्लोज कर रहे हैं, वो बहुत ही क्रूशियल हो जाता है, राइट। अच्छा, एक प्रिंसिपल है इंश्योरेबल इंटरेस्ट का। आई थिंक वी हैव कवर्ड इट ऑलरेडी इन द लास्ट स्लाइड। लेट मी सी वेदर वी हैव कवर्ड इट और नॉट। यस, वी हैव कवर्ड इट, बट अगेन आई एम टेकिंग इट फॉर मोर क्लैरिटी। तो देखिए, ये प्रिंसिपल इंश्योर करता है कि इंश्योरेंस जो है कॉम्पेंसेशन के बारे में हो, प्रॉफिट के बारे में ना हो। मैंने आपको बताया था ना कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट ये क्या कहता है, राइट। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट इंश्योर्ड मस्ट हैव। देखिए, इंश्योरेंस किस के बारे में हो रहा है, प्रॉफिट के बारे में नहीं हो रहा है, आपके कॉम्पेंसेशन के बारे में हो रहा है। यदि आपको किसी लॉस होता है, आपको किसी भी तरह का लॉस होता है, तो इंश्योरर आपको वापस ला देगा उस पोजीशन में जिस पोजीशन में आप थे लॉस से पहले। नथिंग मोर नथिंग लेस, राइट। ना ही कुछ ज़्यादा, ना ही कुछ कम। तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट होता है प्रॉपर्टी और एक्सीडेंट इंश्योरेंस में। और ये भी मैंने बताया था कि जो इंश्योर्ड है उनका एक क्या हो, मॉनेटरी इंटरेस्ट हो उस प्रॉपर्टी में, राइट। तो आपका आप जिस पोजीशन में थे लॉस से पहले, उसी पोजीशन में आप वापस ला देगा आपको इंश्योरेंस। दैट्स द पॉइंट। अच्छा, एक और प्रिंसिपल है इंडेमनिटी का, वी हैव कवर्ड इट। तो ये इंडेमनिटी भी हेल्प करता है हज़ार्ड को कंट्रोल करने में। ये क्या करता है कि देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि फाइनेंशियली गेन करने के लिए लॉस को हमने एग्जैगरेट कर दिया, मतलब हमको प्रॉफिट चाहिए, हमने क्या किया कि लॉस को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखा दिया, ठीक है, या हमने फॉल्स क्लेम किया। तो इंश्योरेंस प्रोटेक्ट करने के लिए, ना कि प्रॉफिट कर देने के लिए। तो वही कहा जा रहा है कि प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन टू प्लेस द इंश्योर्ड इन द सेम फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। तो ये हज़ार्ड मोरल हज़ार्ड को कंट्रोल करता है, राइट, फ्रॉम इंश्योरेंस क्लेम। ये भी पॉइंट है। अच्छा, मैंने आपको सबरोगेशन, कंट्रीब्यूशन और प्रॉक्सिमल क्लॉज तो पहले ही बताया था। अब यहाँ पे एक एग्जांपल आपके बुक में दिया हुआ है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का। सो लेट मी एक्सप्लेन इट, ओके। तो अभी तक आपने एक्यूरेट डिस्क्लोजर कितना इंपॉर्टेंट है ये समझ लिया, इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या है, इंडेमनिटी क्या है, ये सभी समझ लिया। अब एक हम एग्जाम्पल को देखते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से ये प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी काम करता है। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। सो इफ़ यू टॉक अबाउट दिस प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, तो आपके बुक में एक एग्जांपल दे रखा है मिस्टर राजेश का। मिस्टर राजेश ने एक रेस्टोरेंट खरीदा था जिसको 8 लाख का इंश्योरेंस मिला था, राइट। तो इमेजिन कीजिए कि मिस्टर राजेश ने एक रेस्टोरेंट खरीदा जो कि 8 लाख का इंश्योर्ड था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि एक आग लग गई, फायर के कारण जो है 6 लाख का नुकसान हो गया, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि उसको कितना पैसा वापस मिलेगा। हैव यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि मिस्टर राजेश ने एक रेस्टोरेंट खरीदा था जिसका इंश्योरेंस उसने 8 लाख का करवाया, और उस रेस्टोरेंट में आग लग गई जिस कारण से उसे 6 लाख का लॉस हो गया। अब सवाल ये पूछा जाएगा आपसे कि उसको कितना का इंश्योरेंस मिलेगा, कितना पैसा उसको मिलेगा। तो दोस्तों, इसका एक बेसिक फॉर्मूला है। इस प्रकार का सवाल एग्जामिनेशन में आता है तो प्लीज गो थ्रू दिस फॉर्मूला। कॉम्पेंसेशन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि जो आपने सम इंश्योर्ड किया उसको आपको नोमीटर में लिखना है, अपॉन वैल्यू ऑफ एसेट को डिनोमिनेटर में लिखना है, और मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल लॉस, राइट। चलिए, तो अब जरा इस फॉर्मूले को देखते हैं। इस फॉर्मूले में हम लोग अप्लाई करते हैं तो आप बता सकते हैं कि कितना सम इंश्योर्ड था। तो सम इंश्योर्ड था 8 लाख, सॉरी, सम इंश्योर्ड था, यहाँ पे इस केस में एक्चुअल लॉस कितना हुआ, एक्चुअल लॉस 6 लाख का हुआ है, ठीक है। तो इस पार्टिकुलर केस में कॉम्पेंसेशन जो इंश्योरर ने पे किया वो 4,80,000 का पे किया, राइट। इन दिस पार्टिकुलर केस द कॉम्पेंसेशन वाज पेड फॉर 4,80,000, राइट। सो सम कितना इंश्योर हुआ, एसेट का वैल्यू कितना था, राइट, एंड एक्चुअल लॉस तो आप देख सकते हैं कि 6 लाख का लॉस हुआ। एसेट का वैल्यू कितना था तो वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, और यहाँ पे इंश्योर था 8 लाख, तो यहाँ पे नोमीटर में आप लिखेंगे 8 लाख, ठीक है, और एसेट का वैल्यू आप लिखेंगे डिनोमिनेटर में, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया रहेगा, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 एक्चुअल लॉस से। दिस विल गिव यू द कॉम्पेंसेशन विच इज पेड बाय द इंश्योरर, विच इन दिस केस इज 4,80,000। सो ही विल नॉट पे द इंटायर 6 लाख, ही विल पे 4,80,000, 4,80,000 का पेमेंट मिलेगा उससे। दैट इज अबाउट प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। आइए दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, मिस्टर किशोर की बात करते हैं, राइट। मिस्टर किशोर का मिस्टर किशोर का कार था जिसको हिट कर दिया, किसी के द्वारा हिट कर दिया गया। तो जैसे ही उसके इंश्योरर ने उसे कॉम्पेंसेट किया
और जैसे ये देखिए सब्रोगेशन यही कहता है ना कि जो भी इंश्योरर है, ठीक है, इंश्योरर है, वो वापस उस कॉम्पेंसेशन को क्लेम कर सकता है उस थर्ड पार्टी से जिसने उस कार को हिट किया था, राइट। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। तो ये इंश्योर करता है कि जो इंश्योरर है वो कुछ तो पेड अमाउंट का रिकवर कर ले, राइट। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। जैसे मान लीजिए कि ये कार है, इसको मान लीजिए कि मिस्टर ए के कार ने हिट किया, तो अब हिट किया तो उसका कार डैमेज हो गया। अब डैमेज हो गया तो ये गया अपनी इंश्योरेंस कंपनी के पास, बोला क्या कि मुझे इंश्योरेंस का पैसा दो जितना भी इंश्योर्ड अमाउंट है। तो ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, इसको पैसा दे देगी। अब ये जो मिस्टर बी है जिसके कार ने हिट किया था इसे, ये इंश्योरेंस कंपनी जो है मिस्टर बी के पास जाएगा और इससे जो है कुछ अमाउंट रिकवर करेगा जितना हो पाए। तो यही होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद जो प्रिंसिपल आता है वो होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो ये प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या कहता है, देखिए यदि मान लीजिए कोई एसेट है उसको इंश्योर किया गया है मल्टीपल कंपनीज के द्वारा, मतलब बहुत सारी कंपनियां हैं मिलकर एक पार्टिकुलर एसेट को इंश्योर कर रही है, तो प्रत्येक इंश्योरर जो है फेयरली कॉम्पेंसेट करेंगे, सॉरी कॉम्पेंसेशन में कंट्रीब्यूट करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मान लीजिए कि दो इंश्योरर हैं, वो किसी एसेट को इक्वली कवर करते हैं, तो दोनों जो है ना टोटल कॉम्पेंसेशन का 50% कंट्रीब्यूट करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एसेट का वैल्यू है 1 करोड़ का, ठीक है, और दो इंश्योरर है। दो इंश्योरर जो है इन्होंने डील किया कि हाँ चलो हम लोग एसेट को इक्वली कवर करेंगे, राइट। तो मान लीजिए कि डैमेज हो गया, 25 लाख का डैमेज हो गया, तो चूंकि दोनों ने एग्रीमेंट किया है कि दोनों इक्वली कवर करेंगे, तो जो डैमेज अमाउंट है, जो कॉम्पेंसेशन 25 लाख का मिलने वाला है, उसमें 12.5 लाख ये देंगे और 12.5 लाख ये देंगे। दैट इज द पॉइंट, दैट यदि दोनों इंश्योरर ने एसेट को इक्वली कवर किया है तो दोनों इक्वल टोटल कॉम्पेंसेशन का इक्वल पार्ट कंट्रीब्यूट करेंगे। ये होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। चीज़ें समझ में आ रही है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट काउज। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। देखिए प्रिंसिपल स्टेट ये करता है कि जो इंश्योरर है वो उसी लॉस को कवर करेगा जो कि डोमिनेंट इवेंट के कारण हुआ है, जो कि पॉलिसी में लिखा गया है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं समझाता हूँ। मान लीजिए फायर इंश्योरेंस की बात करते हैं। फायर इंश्योरेंस वाले केस में इंश्योरर जो है जो भी डैमेज हमारे आग के कारण हुआ है, फायर के कारण हुआ है, उसे कवर करेगा, राइट। तो फायर इंश्योरेंस में इंश्योरर कवर लॉसेज डायरेक्टली कॉज बाय द फायर, जो कि पॉलिसी में लिखा गया है। तो प्रॉक्सिमेट कॉज डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट डोमिनेंट कॉज ऑफ ए लॉस विच इज कवर्ड बाय द इंश्योरेंस पॉलिसी। यानी इंश्योरेंस पॉलिसी में जो भी लॉस का कारण है, उस कारण से सही में यदि कुछ लॉसेज आ जाए तब प्रॉक्सिमेट कॉज को अप्लाई करते हैं। तो अभी हमने क्या क्या चीज़ देखा, सब्रोगेशन देखा। सब्रोगेशन का मीनिंग मैंने आपको क्या समझाया कि इंश्योरेंस कंपनी कॉम्पेंसेशन पे करने के बाद जिसने लॉस को काज किया उससे वो पैसा वसूल सकती है। कंट्रीब्यूशन में क्या बताया, कंट्रीब्यूशन में ये बताया कि यदि पॉलिसी के अनुसार दो पार्टिकुलर कंपनी इक्वल एसेट को पार्टिसिपेट करती है, कॉस्ट को पार्टिसिपेट करेगी, तो कॉम्पेंसेशन भी इक्वली शेयर करेगी। और प्रॉक्सिमेट क्लॉज में क्या बताया कि इंश्योरर जो है लॉस को कॉम्पेंसेट तभी करेंगे जो कि पॉलिसी में एक्सप्लिसिटली लिखा गया हो। तो चलिए, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई आपको। तो बेसिकली इन सभी प्रिंसिपल को समझ के आप बेटर डिसीजन ले सकते हैं जब इंश्योरेंस की बात आती है। तो चलिए अब हम लोग कुछ और क्लॉज की बात करते हैं। पहले प्रॉक्सिमेट क्लॉज में कुछ और पॉइंट है, कुछ आप यहाँ देख सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि आग लग गया, ठीक है। आग लगने के कारण क्या हुआ कि जो पानी का पाइप था ना वो बर्स्ट कर गया, मतलब वाटर डैमेज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये बताइए इस केस में क्या हमारा प्रॉक्सिमेट काउज है, फायर है, राइट। इन दिस केस व्हाट इज आवर प्रॉक्सिमेट काउज, इट इज नथिंग बट द फायर। तो दोस्तों चूंकि यहाँ पे फायर हमारा प्रॉक्सिमेट काउज है, इसका मतलब कि जो हमारा फायर इंश्योरेंस पॉलिसी है वो वाटर डैमेज को कवर करेगा, राइट। तो यही चीज़ समझना बहुत जरूरी है। ये बेस्ट एग्जांपल है समझने के लिए कि वाटर जो डैमेज हुआ उसका कारण क्या था, उसका कारण था आग लगना, राइट। तो इस आग लगने के कारण हमारा फायर जो है वो प्रॉक्सिमेट काउज है। इसका मतलब कि जो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी होगा वो वाटर डैमेज को कवर करेगा। तो यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि जो पॉलिसी होल्डर है वो प्रूफ करे कि हाँ ये जो लॉस हुआ है उसका कारण फायर ही है। ये पॉलिसी होल्डर को प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो भी लॉस हुआ है उसका मेन कारण जो है, उसकी मेन वजह जो है वो क्या है, हमारा फायर है। लेकिन इंश्योरर को शो करना पड़ेगा एनी एक्सक्लूजन टू डिनाई द क्लेम, राइट। तो इंश्योरर कोई भी एक्सक्लूजन डेमोन्स्ट्रेट कर सकती है कि वो क्लेम को डिनाई करे। दैट इज कॉल्ड द प्रॉक्सिमेट क्लॉज, राइट।
चलिए अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंश्योरेंस की। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि इंश्योरेंस को हम लोग ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, एक होता है नॉन लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस हमारे फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफर करता है रिस्क के लिए, जैसे कि डेथ हो गया, डिसेबिलिटी हो गया, क्योंकि एक तरह का लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है। और नॉन लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है कि प्रॉपर्टी, लायबिलिटी, अदर इंश्योरेंस, ये सब के सब हमारे नॉन लाइफ इंश्योरेंस में आते हैं। ठीक है, तो ये यूजुअली शॉर्ट टर्म होता है जिसको हम लोग ईयरली रिन्यू करते हैं और टिपिकली जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की तरह काम करता है, राइट। तो यदि हम बात करें की डिफरेंस की, राइट, अच्छा इसमें कुछ की डिफरेंस में हम लोग शायद यहाँ बात कर लेते हैं। देखिए लाइफ इंश्योरेंस हमारा एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है, जबकि नॉन लाइफ इंश्योरेंस यूजुअली 1 ईयर का रिन्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। लाइफ इंश्योरेंस की कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं है, राइट। लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, बट नॉन लाइफ इंश्योरेंस लाइफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है। व्हेन आई से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, व्हाट आई मीन टू से, इंडेमनिटी का मतलब ये होता है कि वी विल कवर द लॉसेस। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने आपको प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी समझाया था, इसमें बताया था कि जो भी डायरेक्टली कवर्ड है, जो भी डायरेक्टली काउज है, डायरेक्ट काउज है, उसको वहाँ पे दिया जाएगा। तो अंतर समझिए, लाइफ इंश्योरेंस जो है वो हमारा इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, बट नॉन लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ध्यान दीजिएगा, लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है वो मोर्टेलिटी टेबल पे बेस्ड होता है, राइट। दैट मीन्स प्रीमियम जो होगा, आप कितने साल, आपकी मोर्टेलिटी टेबल क्या है उसके अनुसार प्रीमियम को डिसाइड किया जाता है। जबकि हमारा नॉन लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है वो पास्ट लॉस, एक्सपीरियंस और रिस्क फैक्टर पे डिपेंड करता है। सो होपफुली द डिफरेंस आर क्लियर नाउ, right, hopefully the difference is clear. Life insurance long term contract, non life insurance 1 year renewable contract, life insurance not a contract of indemnity। non life insurance एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जाएगा क्या लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है? क्या जवाब दीजिएगा, बताइए, क्या लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है या नहीं है? तो आपका जवाब होगा कि लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, राइट। तो यदि हम टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस की बात करें तो देखिए लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट में भी जो है हमारा बहुत सारा टाइप्स आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है कि एक स्पेसिफिक टर्म का कवरेज होता है, पेमेंट तभी मिलेगा जब डेथ हो जाए ड्यूरिंग द टर्म, राइट। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर अ लिमिटेड नंबर ऑफ ईयर, मतलब टर्म हो गया ना, टर्म नाम रखा गया कि एक सर्टेन पीरियड है, उसके अनुसार उसके लिए वैलिड है, ठीक है। और पेमेंट तभी होगा जब डेथ हो जाए। मान लीजिए कि इंश्योर्ड की डेथ हो जाती है टर्म के दौरान, ठीक है, सर्वाइवल में कोई पेमेंट नहीं मिलेगा, ये उसी को बोलते हैं टर्म इंश्योरेंस। एक होता है होल लाइफ इंश्योरेंस। होल लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है कि जो इंश्योर्ड का इंटायर लाइफ है उसके लिए उसके कवरेज मिलता है। एक होता है हमारा इंडोमेंट इंश्योरेंस। इंडोमेंट इंश्योरेंस में क्या होता है कि एक सर्टेन पीरियड के बाद यदि डेथ हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं इंडोमेंट इंश्योरेंस, राइट। तो दोस्तों अभी इस लेक्चर को हम ये समाप्त करेंगे, लेकिन अभी एक बार क्विकली रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या क्या अभी डिस्कस किया। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया इंश्योरेंस के डेफिनेशन से। मैंने आपको बताया कि एक होता है इंश्योरर, इंश्योरेंस कंपनी को बोलते हैं, और एक होता है हमारा इंश्योर्ड यानी इंडिविजुअल को बोलते हैं, ठीक है। और दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। हमने टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस की बात की, एक ब्रॉडली लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस दो पार्ट होता है। प्रीमियम क्या होता है, इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है, लॉस रिम्बर्समेंट क्या होता है, ठीक है, ये सभी की टर्म्स हैं इसके। फिर हमने कुछ प्रिंसिपल की बात की, एक बार रिकॉल कर लीजिए प्रिंसिपल को। अटमोस्ट गुड फेथ ये कहता है कि आपको डिस्क्लोज पूरा का पूरा करना है फैक्ट। यदि आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे, चाहे आपने अनइंटेंशनली भी क्यों ना डिस्क्लोज किया हो, नहीं डिस्क्लोज किया हो, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वाइड माना जा सकता है। सॉरी फ्रेंड्स। फिर एक होता है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट, मतलब इंश्योर्ड का एक फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए उस सब्जेक्ट मैटर में, राइट। एंड उसके बाद दोस्तों क्या है, उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का क्या है, इंडेमनिटी में क्या कहता है कि इंश्योरेंस का एम है कि इंश्योर्ड को हम रिस्टोर करें सेम फाइनेंशियल पोजीशन में जैसा कि लॉस से पहले था, इसको इंडेमनिटी कहा जाता है, ठीक है। फिर कहता है सबरोगेशन। सबरोगेशन में क्या कहता है, देखिए अभी मैंने आपको समझाया था ना कि लाइफ इंश्योरेंस है उसमें इंडेमनिटी का कोई बात ही नहीं आती है, वही मतलब हुआ है ना। लेकिन नॉन लाइफ इंश्योरेंस में इंडेमनिटी की बात आती है, मतलब आपका जो भी इनिशियल कंडीशन था उसे वापस हम लेके आ जाएंगे। सबरोगेशन का मतलब क्या होता है, सबरोगेशन का मतलब कि कॉम्पेंसेशन देने के बाद इंश्योरर जो है के पास राइट होती है कि वो थर्ड पार्टी से लॉस रिकवर कर सकता है। कंट्रीब्यूशन का मतलब मैंने आपको बताया, प्रॉक्सिमेट कॉज में आपको समझाया।
चलिए, होपफुली आपने लेसन लाइक किया होगा। यदि आपको इस तरह के वीडियोस चाहिए सभी सब्जेक्ट्स के लिए, हम मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पर डिटेल जानकारी के लिए, कैसे मैं एक्सेस करूं। इसी प्रकार से हमारा थॉरो एक्सप्लेनेशन रहता है सभी वीडियोस में, एक एक चीज को मैं क्लियर करवाता हूं ताकि आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो। किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आ जाए उसको आप कंसेप्चुअली सॉल्व कर सकें। हमने इंडेमनिटी के प्रिंसिपल का एग्जाम्पल भी लिया, एक फॉर्मूला देखा कि सम एस्यूर्ड अपॉन वैल्यू ऑफ एसेट इनटू एक्चुअल लॉस। जैसे मान लीजिए कि एसेट का वैल्यू मान लीजिए कि 1 करोड़ का एसेट है, ठीक है, और इसी केस में ले लीजिए, और रेस्टोरेंट का जो वैल्यू है, एसेट का वैल्यू 1 करोड़ का है, और उसका जो इंश्योरेंस करवाया किया है वो 8 लाख का इंश्योरेंस है, ठीक है, और उसको लॉस हुआ है 6 लाख का। तो आपको यदि पूछा जाए कि कितना कॉम्पेंसेशन मिलेगा, तो सिंपल सी बात है, देखिए इसको ऐसे समझिए कि यदि इसको यूनिटरी मेथड की तरह समझिए, 1 करोड़ का है तो 8 लाख का इंश्योरेंस है, ठीक है, तो एक्चुअल लॉस 6 लाख का हुआ है तो कितना, तो क्या हो जाएगा 8/1 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 6 लाख, ठीक है। तो इसको यदि कैलकुलेट करेंगे तो इट विल गिव यू ऑलमोस्ट 4,80,000। समझ में? तो बेसिकली यूनिटरी मेथड ही है, फॉर्मूला रटना नहीं है आपको। आप ऐसे समझिए कि 1 करोड़ का यदि एसेट है तो 8 लाख का है, तो 6 लाख में क्या होगा, दैट्स ऑल, राइट। चलिए, तो फ्रेंड्स ये हमारा पहला लेक्चर है। इस सेकंड लेक्चर हमारे पेड मेंबर को मिलेगा। आप भी यदि चाहते हैं